नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल में। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक पर्सन की है, कुछ जानने वाले पर्सन। उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी जो है कुछ दिलचस्प है। कहानी ये है कि अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस आया तो वो पर्सन जो है कोरोना वायरस के शिकार हो गए, और जब कोरोना वायरस के शिकार हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में रखा गया। क्वारंटाइन में रखते समय उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती गई। गंभीर हालत को सुधारने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर दिया, और वेंटिलेटर के बाद उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। कुछ ऐसी ही कहानी इस समय हमारी अर्थव्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था इस समय हमारी यानी कहां पर पड़ी हुई है? वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, जिसको एक राहत पैकेज के द्वारा इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये राहत पैकेज क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, 12 मई को अनाउंसमेंट किया गया। ये 12 मई को जो अनाउंसमेंट किया गया था, इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था। इस अनाउंसमेंट के बाद अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, कुछ 15 स्टेप लिए, और उसके तहत ये कहा गया कि हम इसको इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी 15 स्टेप क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 15 स्टेप क्या है, इनको जरा एक हम निगाह से देख लेते हैं। देखिए, 15 स्टेप में सबसे पहले स्टेप जो लिए गए, सबसे पहला स्टेप ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड में दिए गए, और एमएसएमई, ठीक है, इनको दिए गए। इसके बाद सबऑर्डिनेट डेप्ट की व्यवस्था की गई, इक्विटी इन्फ्यूजन की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ में एमएसएमई की नई डेफिनेशन को लाया गया सामने। कुछ नए मेजर्स लाए गए एमएसएमई के संबंध में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल ट्रेंडर्स जो ट्रेंडर्स हैं, उनके नियमों में बदलाव किया गया। इसके अलावा ईपीएफ पॉलिसी में भी चेंजेस किया गया। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ में कुछ नए उन्हें रिफॉर्म लाने का प्रयास किया गया। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, इसमें भी कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। डिस्काम योजना, और साथ साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी रिलीफ का प्रावधान हुआ। इसके अलावा कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसमें भी कुछ सहायता दी गई है। साथ साथ में टैक्स रिलेटेड भी कुछ मेजर्स और रिलीफ बनाए गए हैं। तो इन 15 बिंदुओं को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, और आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो इससे क्या होगा कि आपको इससे कुछ नए पॉइंट निकल कर आएंगे, और ये नए पॉइंटों से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्टेप की। ये पहला स्टेप जो लिया गया, ये पहला स्टेप लिया गया एमएसएमई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके मिनिस्टर कौन है, जरा एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। अच्छा, अगर हम बात करें एमएसएमई में कैसे सुधार लिया जाए, इसके लिए 6 चरणबद्ध तरीके अपनाए गए। इनमें कैसे रिलीफ, इनमें कैसे सहायता पहुंचाई जाए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें 6 तरीके बताए। चलिए इन तरीकों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले चरणबद्ध तरीके की, तो वो है कोलेटरल फ्री लोन। यानी कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक फर्म डालने का प्रयास करते हैं, सपोज दैट एक फर्म है, आप कोई फर्म डालने का प्रयास करते हैं जिसका नाम एबीसी रख लेते हैं आप, ठीक है। आप इस एबीसी फर्म डालने का प्रयास करते हैं। इस एबीसी को फर्म डालने के लिए आपको एक लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन लोन लेने के लिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, आप बैंक के पास जाते हैं, और बैंक आपको क्या करता है, एक लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो इस लोन को क्या कहा जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन। अब कोलेटरल फ्री लोन क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा है कोलेटरल फ्री लोन के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या ये 3 लाख करोड़ रुपए क्या सरकार देगी? जी नहीं, आपने गलत सुना। यानी 3 लाख करोड़ रुपए आपको बताया गया कि सरकार देगी, जी नहीं, सरकार नहीं देगी। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप किसी बैंक के पास जाते हैं और वहां से लोन लेते हैं आप, ठीक है,
तो बैंक क्या करेगा, यानी बैंक को जो गारंटी चाहिए वो गारंटी कौन देगा, वो गारंटी गवर्नमेंट देगी। ये चीज याद रखना, यानी 3 लाख करोड़ रुपए की जो गारंटी होगा वो गारंटी किसके द्वारा दी जाएगी, वो गारंटी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगी, बस गवर्नमेंट अपनी गारंटी देगी कि हम इतने तक गारंटी देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि इससे लगभग यानी 25 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग लोन है एमएसएमई का, उससे इनको जो है उनको भी फायदा होगा। अभी आउटस्टैंडिंग लोन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक उदाहरण से। अगर हम बात करें, जैसे मान ली आपने किसी भी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 1 लाख रुपए में आपने जो है 10% का इंटरेस्ट रेट दिया है, तो लगभग आप लोग जो है एक साल में लगभग 1.2 लाख बैंक को देंगे। अब आपने क्या किया, यानी 10,000 रुपए की पर मंथ आपने किस्त बना ली। ठीक है, तो 10,000 रुपए की जो किस्त होगी, इसमें क्या होगा कि एक एक करके आपके जमा करेंगे। तो मान लो आपने 5 किस्त जमा कर दी, तो बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो आपका जो है आउटस्टैंडिंग लोन कहलाएगा। तो आउटस्टैंडिंग लोन में क्या होगा, यानी 25 करोड़ तक आउटस्टैंडिंग लोन जो है दिया जाएगा, किसको, एमएसएमई को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि जो फर्म्स होंगी, यानी जिनका टर्नओवर लगभग 100 करोड़ तक है, उनको इससे काफी बेनिफिट होगा और इससे ऑल ओवर लगभग 45 यूनिट जो है इससे प्रॉफिटेबल होंगी। इसके अलावा हम अनदर प्रोजेक्ट की बात करें कि अनदर क्या सुधार किए गए हैं, तो इन सुधारों में एक सुधार ये है कि सरकार ने सबऑर्डिनेट डेब्ट की भी व्यवस्था की है। सरकार ने सबऑर्डिनेट डेब्ट की व्यवस्था की है, ये क्या है सबऑर्डिनेट डेब्ट? देखिए, ऐसा डेब्ट होता है जब कभी भी कोई फर्म्स, मान ली कोई फर्म है, आपके फर्म की बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या था, एबीसी। अब एबीसी ने मान ली कोई भी लोन लिया है, सपोज दैट 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अच्छा, ये 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो अब ये एबीसी कंपनी 10 लाख रुपए का लोन चुकाने में असफल है, तो क्या होगा कि बैंक इसको एक अनदर लोन प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा कि एबीसी फर्म अपने आप को रिवाइव करे और फिर से अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे और बैंक के कर्ज को चुकाए। तो अब क्या होगा, यानी जिन फर्म के पास पहले से ही पैसा था, पहले से लोन ले रखा था, अब उन्हें दोबारा लोन की जरूरत है, तो इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जी हाँ, फिर से बता रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और ये जो है, जो स्ट्रेस यानी दबाव झेल रही जो एमएसएमई कंपनियां हैं, उनको ये मदद करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि सरकार ने जो 2 लाख जो एमएसएमई है, उससे इनको बेनिफिट होगा, मतलब लगभग 2 लाख यूनिट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की, इससे इनको प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो है यहाँ पर फंड ऑफ फंड की व्यवस्था की गई है। यानी फंड ऑफ फंड क्या है, सबसे पहले सरकार ने कहा है कि यानी जो कोविड-19 कोरोना वायरस से झेल रही जो कंपनियां हैं, जो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई हैं, सरकार ने उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का, यानी 50,000 करोड़ रुपए का एक हेल्प प्रोवाइड किया है। इससे क्या होगा, यानी एमएसएमई की ग्रोथ जो है उनमें तेजी आएगी। सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर्स हैं, उन ग्लोबल टेंडर्स को भी क्या किया है, 200 करोड़ रुपए तक ही अलाउ किया है। यानी अगर मान ली कोई भी ग्लोबल टेंडर्स है, वो ग्लोबल टेंडर्स यहाँ पर इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई टेंडर उठाना चाहता है, इसको आगे हम अभी बताएंगे, समझाएंगे, तो वो जो है 200 करोड़ तक ही लिमिटेड रहेगा। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो एमएसएमई में और ज्यादा सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या किया, एमएसएमई की नई डेफिनेशन ही चेंज कर दी। और नई जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की नई डेफिनेशन आपके सामने होगी और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन क्या है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पुरानी क्या थी। अगर आपको पुरानी नहीं पता तो थोड़ी सी नई समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी ये जो ऊपर वाला कॉलम है, ये एक ओल्ड क्राइटेरिया है और जो नया कॉलम है, ये एक न्यू क्राइटेरिया है। अब अगर हम बात करें कि जो ओल्ड क्राइटेरिया था, इसमें 2 यूनिट बांटी गई थी। सबसे पहले जो यूनिट थी, वो यूनिट थी यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
और जो दूसरी यूनिट थी वो रिलेटेड थी सर्विस से रिलेटेड। यानी दो यूनिट को अलग अलग डिवाइड किया गया था। बात समझ रहे हैं मेरी? दो यूनिट को अलग अलग डिवाइड किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग और सर्विस सेक्टर अलग। ठीक, अब हम यहां पर बात करें कि अगर मान लो आप माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे पहले, तो उसका जो है लगभग आपके पास इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होना चाहिए, तो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती थी। और प्रेजेंट टाइम पर यानी अगर आप देखें कि अगर माइक्रो इंडस्ट्रीज आप लगाना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ तक होना चाहिए, जबकि उसका टर्नओवर जो है लगभग 5 करोड़ तक है। तो इसमें ये चेंजेस किया गया, यानी 25 लाख से सीधे वो 1 करोड़ पर आ गए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। तो स्मॉल कैटेगरी क्या है? यानी स्मॉल कैटेगरी एक ऐसा है यानी जहां पर 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई थी, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है और उसका टर्नओवर लिमिट 50 करोड़ कर दिया गया है। टर्नओवर आप लोग जानते होंगे, यानी टर्नओवर यानी एक साल में उसने कितना बिजनेस किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मीडियम, यानी मीडियम की बात करें तो मीडियम इंटरप्राइजेस में जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले 10 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा कि ये जो नई डेफिनेशन चेंज की गई है इससे क्या फायदा होगा? देखिए, एक फायदा ये होगा कि अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए पहले फर्म थी जिसके पास 25 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, 25 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट था, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज में आती थी। अच्छा, 25 लाख रुपए से जो अगर ऊपर जाएंगे, मान लो उसका 50 लाख रुपए हो गया, तो 50 लाख रुपए में क्या होगा कि वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, जब स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगी तो उसके लिए जो नॉर्म्स रखे जाएंगे, जो रूल्स रखे जाएंगे, वो माइक्रो की अपेक्षा थोड़ा सी स्ट्रिक्ट रखे जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट का प्रावधान ये है कि अगर माइक्रो में 25 लाख तक की लिमिट को अगर हम 1 करोड़ कर देंगे, तो इससे बहुत सारी जो एमएसएमई है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इनके लिए रूल और ज्यादा क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे, और इनको टैक्स वगैरह में भी काफी छूट मिलेगी। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पहले पिलर की बात थी। इस पहले पिलर में हमने जाना कि सरकार ने एमएसएमई में क्या बदलाव किए हैं। अब हम बढ़ते हैं यानी दूसरे तरफ, यानी दूसरे चरण पर, और दूसरा चरण जो है वो ईपीएफ से रिलेटेड है। ईपीएफ क्या है? यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, अपने आसपास से गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय से जरूर सुना होगा कि ईपीएफ क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक डेफिनेशन, यानी ईपीएफ क्या होता है। ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। और इसके अलावा एक आपने सुना होगा पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएफ की, यानी प्रोविडेंट फंड की, तो प्रोविडेंट फंड वो एक जो है टर्म होता है जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी जॉब करता है तो उसके अकाउंट से, मतलब उसके सैलरी अमाउंट से 12% का, जी हाँ, कितना? 12% का एक अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाता है, वो ईपीएफ अकाउंट में, मतलब वो जो है उसके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय वो क्या करेगा, उसके अकाउंट से 12% का एक पीएफ जो है कट जाएगा और वो पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ईपीएफ अमाउंट की, तो ईपीएफ क्या होता है? देखिए, जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, यानी कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है, यानी जैसे बैंक वगैरह में काम करने वाले पर्सन है, तो इनकी सैलरी से ही इतना सेम अमाउंट जो है डिडक्ट होके वो ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जिसको हम लोग ईपीएफ अमाउंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सरकार ने इसमें कुछ नए प्रावधान किए। नए प्रावधान ये है, देखिए अभी हाल ही में जो जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर को सैलरी देना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है, मतलब इनके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या होगा, यानी एम्प्लॉय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 महीने तक उन्हें कोई भी ईपीएफ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, सरकार ने एक प्रावधान किया है। सरकार ने कहा है कि हम ईपीएफ जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो नौकरी देने वाले जो कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर यानी ईपीएफ देने में उसको दिक्कत होती है, तो इससे क्या होगा, यानी गवर्नमेंट ने उसे 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी 3 महीने तक आपका ईपीएफ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए जो है इसके लिए व्यवस्था की है। सरकार ने आगे भी इसके लिए थोड़ा सा सुधार किए हैं। ये पहला सुधार है कि जो ईपीएफ अमाउंट है उसमें अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, अगर कोई मान लो प्राइवेट सेक्टर है, तो वो प्राइवेट सेक्टर अब
कि एम्प्लॉय के द्वारा, मतलब कोई एम्प्लॉय है उसके अकाउंट से सिर्फ 10% का जो ईपीएफ है वही डिडक्ट होगा। पहले कितना होता था, 12% डिडक्ट होता था, अब जो है यानी 10% ही डिडक्ट होगा, बाकी का अमाउंट जो होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाएगा। तो इससे जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है लगभग 6,750 करोड़ रुपए लिक्विडिटी सपोर्ट देगी। तो ये जो प्रावधान थे वो ईपीएफ से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन यहां पर आप बताइएगा, ये क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ईपीएफ है, ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और पीएफ, ये कौन सी बॉडी जो है इसको रेगुलेट करती है और ये जो बॉडी है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि जो ईपीएफ है इसको कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ। तो जो अगला स्टेप है हमारा, ये अगला स्टेप एनबीएफसी से रिलेटेड है, यानी एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनसे रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। देखिए, सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले कहा है कि हम एनबीएफसी कंपनियों को यानी 45,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन्हें पैसा देंगे, यानी 45,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या, क्या है क्रेडिट गारंटी स्कीम। मान लो जो एनबीएफसी है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एक एनबीएफसी है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, आपने सुना होगा ये मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस क्या करता है कि इसको मान लो एक पर्सन है जिसका नाम ए है, तो इसको अगर लोन देना है तो क्या करेगा मुथूट फाइनेंस, सबसे पहले वो लोन लेने जाएगा किससे, किसी बैंक से लोन लेगा। और मान लो बैंक से उसने लोन लिया 8% पर। ठीक है, कितने परसेंट पर लिया, 8% पर। अब यही मुथूट फाइनेंस क्या करेगा, किसी ए पर्सन को लोन देगा, वो 12% पर देगा। तो बाकी का जो बचा हुआ 4% है वो मुथूट फाइनेंस का जो है एक अपना खुद का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर मान लो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत मुथूट, मतलब कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, सपोज दैट मुथूट फाइनेंस है, तो ये क्या होगा कि गवर्नमेंट यहां पर 45,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी देगी। मतलब अब इसकी गारंटी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। आपको बात समझ में आई, यानी अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी किसी बैंक से लोन लेने जाती है तो उसमें गारंटी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो माइक्रो इंस्टीट्यूट है, यानी जो माइक्रो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस से रिलेटेड, वहां पर गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज किए हैं। इन्फ्यूज का मतलब वहां पर उन्हें जो है सहायता दी है डायरेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जो है हम लोग बात करते हैं एक अगले पिलर की। ये अगला पिलर है हमारा डिस्कॉम से रिलेटेड, यानी डिस्कॉम क्या है। आप लोग यहाँ पर बात करें, देखिए अब हम जानते हैं डिस्कॉम योजना क्या है। देखिए, डिस्कॉम योजना जो है एक योजना शुरू की गई थी इन 2015 में, जिसका नाम था उदय योजना। ठीक है, 2015 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था उदय। उदय का फुल फॉर्म क्या था, उज्जवल डिस्कॉम योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उदय योजना किससे रिलेटेड है। तो इसका पूरा नाम था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्या नाम था, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस डिस्कॉम का पूरा नाम क्या है, देखिए डिस्कॉम का जब आप पूरा नाम देखेंगे तो डिस्कॉम का पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। ये कौन से उसमें आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। इसमें है क्या, इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। देखिए, डिस्कॉम एक योजना थी, यानी उदय योजना। उस उदय योजना में डिस्कॉम योजना, मतलब डिस्कॉम एक वहां पर एक शॉर्ट नेम है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फर्म है, मान ली कोई इलेक्ट्रिसिटी फर्म है, उस इलेक्ट्रिसिटी फर्म का कुछ भी डेप्ट है, मान ली इलेक्ट्रिसिटी फर्म का, मान ली कोई पावर कंपनी है, एबीसी पावर कंपनी है, तो एबीसी पावर कंपनी उसने क्या किया है, उसने किसी बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, तो कोई भी बैंक है, उसने किसी बैंक से लोन ले रखा है। अब क्योंकि एबीसी कंपनी पर बर्डन बहुत ज्यादा है, उसको इनकम बहुत कम हो रही है, मतलब उसकी इनकम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। तो अब क्या किया जाएगा, इनकम यानी इनका जो लोन है, यानी बैंक के द्वारा जो लोन लिया गया है, इस लोन को गवर्नमेंट के द्वारा यानी माफ कर दिया जाएगा। तो ये डिस्कॉम योजना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था, 2015 में शुरू हुई थी। तो अभी डिस्कॉम योजना को से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए,
डिस्काम योजना, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, 19,000 यानी जो सरकार जो है 19,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेगी कैपिटल जो है डिस्काम योजना के अंतर्गत। इसमें क्या होगा कि स्टेट इसकी गारंटी लेंगे। अब मान लीजिए क्या होगा कि अगर मान ली कोई एबीसी फर्म है, एबीसी फर्म को पहले से उसका लोन बकाया है, अब प्रेजेंट टाइम पर उसको फिर से लोन चाहिए, तो क्या होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेंगे और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी 19,000 करोड़ रुपए की जो है कैपिटल इंफ्यूजन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डिस्काम योजना एक ऐसी योजना है जिसमें एबीसी कंपनी, मान ली कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी, उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है, इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए डिस्काम योजना 2015 में शुरू की गई थी। अभी आपको ये अमाउंट याद रखना है, सिर्फ अमाउंट जो है वो 90,000 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले जो है पिलर के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला प्रावधान किया गया है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान ये है कि सरकार ने 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है। यानी अगर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट डन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने 6 महीने का एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया है कि आप वो काम कंप्लीट कर लीजिए। जैसे रेलवे है, रोड है, कोई भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे। यहाँ पर मैंने एक टेंडर टाइप का, जिनको टेंडर नहीं पता गवर्नमेंट टेंडर क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक पिक लगाई है, इसको आप डिटेल से देख सकते हैं कि देखिए दिल्ली मेट्रो यहाँ पर टेंडर्स के बारे में यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे रिलेटेड यानी अखबार में आपने टेंडर्स देखे होंगे। तो अगर आपने कोई भी टेंडर लिया है, मतलब किसी ने भी टेंडर लिया है, उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है उसको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और अगले जो है हम सुधार के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला सुधार है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। आपको पता है रियल एस्टेट, यानी रियल एस्टेट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम पर आप देखेंगे कि आप किसी भी शहर में जाते हैं और वहां पर आप कोई भी फ्लैट लेने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर आपको टाइम से आपका जो है पोजीशन नहीं मिलता है। इसके लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट जो है उसके लिए रिफॉर्म लेकर आई है। देखिए 2016 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेरा। चलिए रेरा का जिन लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता, यानी रेरा को जो है आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। अगर हम बात करें रेरा की, तो देखिए रेरा एक ऐसा जो है रियल एस्टेट में एक्ट लाया गया था 2016 में। इसमें ये कहा गया था कि यानी अब जो भी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां हैं उनको टाइमली पोजीशन देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, अभी प्रावधान ये किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन का टाइम है उसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए आप फ्लैट लेने चाहते हैं या फ्लैट ले रहे हैं, तो उस टाइम पर जो कंप्लीशन होता है, मतलब टाइम पर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, आपको पोजीशन नहीं मिल पाई, तो उसके लिए जो टाइम है वो 6 महीने क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड। और रियल एस्टेट से रिलेटेड यानी जो रेरा है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, रेरा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप पर। और अगला स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है टैक्स रिलीफ से रिलेटेड। टैक्स रिलीफ से रिलेटेड मतलब टैक्स में कुछ अभी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या किए गए हैं इनको हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि जो टैक्स होते हैं वो टैक्स जो है लगभग आपने सुने होंगे कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, इन दोनों में कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर टैक्स में क्या सरकार ने रिलीफ दिए हैं। देखिए सरकार ने जो टैक्स में रिलीफ दिए हैं उसमें सबसे पहला प्रावधान ये किया है कि सरकार ने टीडीएस और टीसीएस, यानी यहाँ पर सबसे पहले आप फुल फॉर्म यानी टीडीएस और टीसीएस, ये फुल फॉर्म क्या है, देखिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, दोनों को हम लोग इसमें डिफरेंस जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटेक्स्ट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम टीडीएस की बात करें, फॉर सपोज दैट आप किसी भी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, मान ली कोई प्राइवेट फर्म में वहां पर आप एक एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक सैलरी मिल रही है, मान लो 50,000 आपकी सैलरी है। ठीक है,
तो 50,000 सैलरी है तो आपको एक सोर्स है जहां पर आपको सैलरी मिल रही। अब इसी सैलरी में से आपका अमाउंट एक कट हो जाएगा, ठीक है, वो जो अमाउंट कट होगा उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, ठीक है। अब टीसीएस को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, यानी टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब ये है कि अगर मान लिया आपने कोई भी एक ज्वेलरी शॉप खोली, सपोज दैट आपने एक ज्वेलरी शॉप खोली और उस ज्वेलरी शॉप में आपने क्या किया, आपने कोई भी ज्वेलरी बेची किसी भी कस्टमर को और उससे जो आपको अमाउंट मिला तो उस पर जो अमाउंट डिडक्ट होगा उसको हम लोग टीसीएस बोलेंगे यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, यानी 31 मार्च 2020 तक इसको रिड्यूस करके यानी 25% तक इसको रिड्यूस कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हम ये टीसीएस और टीडीएस में रिडक्शन करते हैं तो लोगों के हाथ में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचेगी और इससे लोगों की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। विवाद से विश्वास, ये स्कीम जो है कब शुरू की गई थी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। विवाद से विश्वास जो है कब शुरू किया गया था, इसके लिए कहा गया विवाद से विश्वास। ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका पहले से कोई सरकार से कोई डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स को रिलेटेड, तो उसके लिए जो अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसका कोर्ट में कोई भी टाइम अभी दिया गया है तो उसका जो एडिशनल टाइम है वो बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो टाइम है उसको 31 दिसंबर 2020 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है टैक्स से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म सरकार ने किए गए हैं। अभी जो पैकेज दिया गया है, यानी जो पैकेज आया था आत्मनिर्भर भारत अभियान से रिलेटेड, इसका थीम पैकेज क्या था, इस पर सरकार ने कहा था कि कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सरकार ने फोकस किया है कुछ बिंदुओं पर जिनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए पहली कुछ बिंदु है, यानी फोकस किया सरकार ने क्या, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, यानी इन 4 तरीकों से सरकार ने फोकस किया है कि हम जो है इंडिया को क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं जो है पहले लॉन्च की थी, अब उसी योजनाओं में फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। तो सरकार ने लैंड, लेबर और लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ योजनाएं जो है जारी की थी, उनको हम लोग एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यानी लैंड, लेबर और लिक्विडिटी से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं थी। देखिए सबसे पहली योजनाएं जो है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो है आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में आता था एक अमाउंट, आपको याद होगा कि आप गैस सब्सिडी लेते होंगे, उस पर आपका जो है मनी ट्रांसफर हो जाता होगा सीधे अकाउंट में। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, नहीं स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया था, ये सारी योजनाओं को आप एक बार रिवाइव करिएगा, मतलब आप देखिएगा जाके इन सभी को कब शुरू किया गया था, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा आप, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने कुछ और योजनाएं शुरू की गई थी जो लैंड, लेबर और लिक्विडिटी और लॉ से रिलेटेड थी। कुछ योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, कृषि सिंचाई योजना, जीएसटी रिफॉर्म, पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो है सरकार ने कुछ प्रावधान किए थे। सरकार जो है अभी तक लगभग 52,600 करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोग लगभग 41,000 अकाउंटों में भेज चुकी है और यानी 71 लाख टन पल्सेस जो है वो गवर्नमेंट यानी दालें जो है लगभग जो कार्ड होल्डर्स हैं और नॉन कार्ड होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी। दिव्यांगजनों को पेंशन और जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें जो है सहायता दी जाएगी। अब ये सरकार ने प्रावधान जो है किए हैं ताकि हमारे यहाँ पर लैंड, लेबर और लिक्विडिटी से रिलेटेड जो है रिफॉर्म किए जा सके। इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप मेरे छोटे से प्रयास से आपको कुछ समझ में आया होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।